नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरी ये सिविल जज एडीपीओ की क्लास है, लेकिन मेरी आज की क्लास बहुत ही रोचक होने वाली है, क्योंकि ये केवल सिविल जज एडीपीओ वाले छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि हर आम जन के लिए उपयोगी है। क्योंकि इस तरह के कुछ काम हम लोग करते रहते हैं, और हम इस तरह काम ना करें, ये हमारे लिए एक प्रकार से सबक देने वाली क्लास है। नहीं तो हम जो है बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी है भारतीय दंड संहिता 1860, और आज हम बात करेंगे चुराई हुई संपत्ति प्राप्ति के विषय में, है ना। चुराई हुई संपत्ति को हम प्राप्त करते हैं, या कौन सी संपत्ति चुराई हुई संपत्ति कहलाती है, या चुराई हुई संपत्ति जिस तरह हम प्राप्त करते हैं तो उसको हम कौन सी सज़ा के भागी होंगे, हम जेल जा सकते हैं तो कितने साल के लिए हम जेल जाएंगे, तो ये जानकारी हमको होनी चाहिए। तो एक प्रकार से ये आपको जागरूक भी करेगा हमारा वीडियो, तो इसको आप लास्ट तक देखें। चलिए हम बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं धारा 410 की। तो धारा 410 बड़ी सिंपल धारा है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो ये धारा जो है वो चुराई हुई संपत्ति, कौन सी संपत्ति जो है वो चुराई हुई संपत्ति कहलाएगी, जिसको हमको बिल्कुल खरीदना नहीं चाहिए, है ना। कई बार हम खरीद लेते हैं और हमारे लिए वो एक मुसीबत का कारण बन जाती है। तो चुराई हुई संपत्ति कौन कौन सी है, तो धारा 410 में चुराई हुई संपत्ति की परिभाषा दी गई है। तो उसमें ये कहा गया है कि चुराई हुई संपत्ति में वे संपत्ति सम्मिलित हैं जिनका कब्जा निम्न प्रकार से प्राप्त किया गया है, निम्न रूप से जो है प्राप्त किया गया है, या तो चोरी के द्वारा, है ना, या उद्यापन के द्वारा, या लूट के द्वारा, या आपराधिक दुर्विनियोग के द्वारा, या आपराधिक न्यासभंग के द्वारा। तो ये जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनको पूरे याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन सी संपत्ति चुराई हुई संपत्ति नहीं है। तो उसमें 3 तो ये दे देगा, एक कोई अन्यथा दे देगा, तो वो आपका जो है वो आंसर होगा। तो इसको कैसे याद रखें, तो देखें अगर हम आईपीसी में, तो ये क्रम से ही है, ये अपराध जो है वो संपत्ति विरुद्ध अपराध जो है क्रम से ही है। सबसे पहले चोरी है, उसके बाद उद्यापन है, उद्यापन के बाद फिर लूट है, लूट के बाद फिर आपराधिक दुर्विनियोग है, आपराधिक दुर्विनियोग के बाद फिर आपराधिक न्यासभंग है। तो यदि इन अपराधों के अधीन कोई संपत्ति जो है वो प्राप्त की गई है, कब्जा किया गया है, तो वो संपत्ति कहलाएगी चुराई हुई संपत्ति। तो आप लोग समझ गए होंगे चुराई हुई संपत्ति क्या है। अब हम बात करते हैं कि चुराई हुई संपत्ति चाहे वो भारत के अंदर चुराई गई हो, है ना, निम्न अपराधों के अधीन, या भारत के बाहर इस अपराध के अधीन की गई हो, दोनों ही स्थितियों में जो है वो चुराई हुई संपत्ति परिभाषा में आएगी। चलिए हम आगे चलते हैं। तो क्या कोई चुराई हुई संपत्ति कब जो है वो चुराई हुई संपत्ति नहीं रह जाती, तो महत्वपूर्ण है। तो कब नहीं रह जाती है, जब ऐसी संपत्ति जो है वो वैध हकदार के पास पहुंच जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारा ये मार्कर है, ये हमारे पास एक मार्कर है ना, इसको जो है वो एक व्यक्ति जो है वो हमारे पास से चुरा ले गया, पुलिस ने उसको जो है अरेस्ट किया, और पुलिस ने उसके पास से मार्कर ये जब्त किया। तो अभी तक ये चुराई हुई संपत्ति है, लेकिन पुलिस वालों ने क्या किया कि जब्ती के बाद जो है ये मार्कर, क्योंकि हमारे यहाँ चुराया गया तो हमारा मार्कर था, हमको वापस कर दिया। तो ऐसे ही हमको वापस कर दिया, हमने अपने हाथ में ये ले लिया। अब ये मार्कर जो है चुराई हुई संपत्ति नहीं है, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि उस संपत्ति का जो वास्तविक हकदार है ना, वो संपत्ति जब उसके पास पहुँच जाती है तो वो चुराई हुई संपत्ति नहीं रह जाती है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने चुराई हुई संपत्ति परिभाषा दी। अब चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना, तो ये भी अपने आप में एक अपराध है। तो हम कई बार अपराध कर जाते हैं, है ना। आओगी छुटकी, इसको हम एग्जाम्पल करके दिखा रहे हैं। कोई बुत उठा लो, बुत उठा लो, ये इसको एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ जाओ, सामने आओ। ये मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये क्या है, एक बोतल है ना, और कंपनी की बोतल है, थर्मस टाइप की है ना, ठंडा गर्म दोनों हो सकता है इसमें। ये कितने की होगी लगभग, आप ही की है, तुम्हारी है, कितने की होगी लगभग, ये 300 की होगी, है ना। मान लीजिए हम छुटकी तुमको ये 10 रुपये में दे रहे हैं, ले लोगी 10 रुपये में, 10 रुपये हम तुमको दे रहे हैं, तुम ले लोगी, नहीं करना मन, क्यों, शक हो रहा कुछ, क्या शक हो रहा है, 10 रुपये में कैसे, नहीं तो क्या शक हो रहा है तुमको, इसको हम तो दे रहे हैं ना। हाँ 10 रुपये में दे रहे हैं हम।
हम 10 रुपये में इसको जो है वो दे रहे हैं। शक होगा? क्या शक हो रहा तुमको? कुछ ना कुछ इसमें क्या है, गड़बड़ है। हो सकता है ये चुराई हुई संपत्ति हो, है ना। तो आपके अंदर का शक आ रहा है, माने आप जान रहे हैं, है ना, कि ये संपत्ति जो है वो चुराई हुई है, हो सकती है गड़बड़ है कुछ, और ये जानते हो अगर आप ले लेते हैं और पुलिस के पास आपकी ये संपत्ति, पुलिस आपको गिरफ्तार करती है, आपके पास ये बोतल मिलती है, तो आप जो है वो दोषी होंगे। चलिए ठीक है, बैठिए, है ना। तो हमने एग्जाम्पल के द्वारा समझाया आपको। तो वही धारा 411 कहती है कि चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। तो कोई व्यक्ति, है ना, कोई व्यक्ति जो चुराई हुई संपत्ति प्राप्त कर रहा है, जो जानते हुए कि चुराई हुई है या इस बात का विश्वास करते हुए, है ना, रखते हुए कि ऐसी संपत्ति जो है वो चुराई हुई संपत्ति है। जैसे अभी छुटकी आई थी तो उन्होंने क्या बोला कि 10 रुपये की बोतल सर दे रहे हैं आप, लेकिन इस बोतल में क्यों दे रहे हैं, ये बोतल तो 300 की है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अगर हमारे मन में ऐसी आशंका उत्पन्न होती है कि भाई ये इतनी सस्ता क्यों दे रहा हमको, ज़रूर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। तो ऐसी संपत्ति हमको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और ऐसी संपत्ति के लिए हम जो है वो जेल भी हो सकती है। तो हम आगे चलते हैं। ऐसी संपत्ति है बेईमानी से, है ना, बेईमानी से प्राप्त करता है तो उसका दंड का जो है वो भागी होगा। और हमने बताया था, हमारी थंबनेल में लगा हुआ है कि यदि आप कोई चोरी की संपत्ति प्राप्त करेंगे, बेईमानी से लेंगे, है ना, जानते हुए, ये विश्वास करते हुए, जैसे कि छुटकी को तुरंत मन में शंका हो गई कि ये जो है वो गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ घोटाला है, गड़बड़ घोटाला है, 300 की बोतल आप 10 रुपये में हमको दे रहे हैं, तो कहीं ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। तो एक प्रकार से छुटकी ने हमको जो है वो चोर भी साबित कर दिया है ना, कि हम जो है वो चोर हैं। तो सज़ा क्या है, चलिए देखिए, है ना। सज़ा तो क्या है, तो चोरी की तरह इसने बताया कि अगर चोरी सज़ा हमको याद है, कितनी सज़ा है, 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। और कारावास जो है वो दोनों तरह का हो सकता है ना, कारावास दोनों तरह का हो सकता है। कैसा? सादा या कठोर हो सकता है। तो आप लोग सावधान रहें। बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं, बहुत सारी, जैसे मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं हम, या कोई 15-20 हज़ार का मोबाइल है, कोई हमको जो है वो देता है। अब मान लीजिए चोरी की नहीं है, लेकिन आपराधिक दुरुपयोग की तो होगी वो, क्योंकि आपराधिक दुरुपयोग की परिभाषा ही यही है। यदि कोई मोबाइल आपको पड़ा मिला है और आप उसका मालिक का पता करके उसको वापस कर दें, और मालिक को पता वापस नहीं किया आपने, और वो चोर किसी को बेच दिया, तो वो चुराई संपत्ति में आ रहा नहीं है, आपराधिक दुरुपयोग आ रहा कि नहीं आ रहा? आपराधिक दुरुपयोग माने वो चुराई हुई संपत्ति मानी जाएगी। और यदि हम चुराई हुई संपत्ति खरीदते हैं बेईमानी से, है ना, जानते हुए, तो ये एक प्रकार से प्रतिदिन 7 से विषित किया जा सकता है कि भाई आपने 1500 रुपये का मोबाइल जो है वो आपने 1000 में ख़रीद लिया। आपको क्यों संख्या नहीं हुई? 15,000 का मोबाइल को 1000 में बेचता है क्या? नहीं बेचता है। आपको तुरंत संख्या हो नहीं, आपने कुछ जानकारी थी आपको, है ना, और एविडेंस आपके खिलाफ चला जाएगा और आपकी जेल जो है वो पक्की हो जाएगी, है ना, जेल पक्की हो जाएगी। चलिए हम आगे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया कि 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ये प्लानिंग करते हैं कि हमको एक घर में जो है वो लूट करनी है, और उस घर की तरफ लूट करने के उद्देश्य से ये चल निकलते हैं। लेकिन रास्ते में क्या होता है कि ए जो है, इसकी तबीयत जो है वो बिगड़ जाती है, चलने लायक ये नहीं रह जाता है। तो क्या करते हैं, उसको एक पेड़ के नीचे बोलते हैं कि तुम यहीं पे बैठो, है ना, हम लोग लूट करके हम लोग आ रहे हैं। और वो लूट करने के लिए जाते हैं और फिर लूट करके वापस लौट करके आते हैं। तो वो व्यक्ति पेड़ के नीचे लेटा हुआ मिलता है, और उसको क्या करते हैं, उसको उसका हिस्सा, इन्होंने ये बात की थी कि हम लोग बराबर बराबर का हिस्सा लेंगे, तो 3 लोग हैं तो 1/3 हिस्सा पड़ेगा। 1/3 हिस्सा किसको दे दिया? ए को दे दिया। ए किस अपराध का दोषी होगा? ए जो है वो किस अपराध का दोषी होगा? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आपका, उत्तर प्रदेश म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसी को मैं ये बता रहा हूँ। तो उसने कौन सा अपराध किया? उसने जो है चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने का दोषी होगा वो, है ना। किस धारा के अधीन? धारा 411 के अधीन। तो चलिए आगे चलते हैं कि चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो चोरी का माल बेचते हैं, है ना। तो यदि वो जानते हैं कि ये वस्तु चोरी की है, या इस बात पर विश्वास करते हैं, उसके बाद भी उस चीज़ को जो है लगातार बेचते रहते हैं, तो वो कौन सी धारा में आएगा? आपका धारा 413 में आएगा।
और ये जो आदतन व्यापार करते हैं, अभ्यासता व्यापार करते हैं, उनका एक पेशा ही बन जाता है कि चोरी की संपत्ति ले लेकर के वो उसको जो है वो बेचते हैं। तो इसके लिए जो है वो कठोर कारावास की सज़ा डिसाइड की गई है। वो सज़ा क्या है आपकी? आजीवन कारावास, है ना, या 10 वर्ष तक का कारावास। ऐसा कारावास जो है वो दोनों तरह का हो सकता है, सादा भी हो सकता है और कठोर भी हो सकता है, और जुर्माना भी। तो मेरी ये छोटी सी क्लास थी, ये आज अलग मूड में थे हम, तो हमने बच्चों के लिए तो पढ़ाया ही, लेकिन आम व्यक्ति भी इसको देख सकते हैं। इस तरह की घटनाएं हमारे जीवन में होती रहती हैं। बहुत से लोग इस तरह से फंस भी जाते हैं पुलिस के चक्कर में। तो कोई भी वस्तु हम खरीदें तो हम ये पता कर लें कि वो व्यक्ति जो है वो वस्तु जो है वो चोरी की तो नहीं है, है ना, चुराई हुई संपत्ति तो वो नहीं है। यदि चुराई हुई संपत्ति है तो हम उसको बिल्कुल ना खरीदें, है ना। तो आज की मेरी यही क्लास थी, छोटा सा टॉपिक था। चलिए अगले में हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। अगला टॉपिक हमारा होगा छल, जिसको हम चीटिंग बोलते हैं। तो छल हम आम जीवन में उपयोग करते रहते हैं। तो छल क्या है, छल कितने प्रकार का हो सकता है, छल के लिए क्या दंड है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।